मैंने तुम्हें मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में बताया था, क्या बताया था मैंने, बताओ। जहां पर रिवर्स समुद्र में गिरती है, ठीक है, वहां पर ब्रैकिश वाटर होता है, और वहां पर उन जो प्लांट्स की जो है स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होती हैं। मेरे पास में आ गई, मतलब वो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होती है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, समुद्र का खारा पानी जो है क्या होगा, टाइड्स के थ्रू ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया। और हम देखेंगे प्लांट्स क्या है, दे गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरी तरह से वो डूब जाते लगभग। समझ में आ गया। बट फिर भी हम देखते हैं, और जब और कोई प्लांट्स होते तो वो क्या कर देते, वो तुम्हारे मर जाते, लेकिन वो टॉलरेट कर जाते हैं। समझ में आ गया। तो ज्वारी है मैंग्रोव्स, दे ग्रो इन शेल्टर्ड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टलाइंस, एस्चुरीज, डेल्टाज एंड बेज। ओके, ठीक है, ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, सॉल्ट टॉलरेंस, थ्राइव इन सॉल्टी, वाटरलॉग्ड, मतलब जल भराव, जहां पर पानी इकट्ठा होता है, सॉइल्स। न्यूमेटोफोर्स, बताया था ना, उनकी रूट्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। समझ में आ गया। रूट्स दैट हेल्प विद ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन एन एरोबिक कंडीशन, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होगी। समझ में आ गया। और एनएरोबिक कंडीशन कब होगी, जब मिट्टी पूरी तरह से सैचुरेटेड है वाटर में, तो वहां पर जो है क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसलिए जो है इनके रूट्स में क्या होते हैं, दे हैव न्यूमेटोफोर्स। वीवी पैरिटी, अच्छा वीवी पैरस मतलब क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब देखें, बर्थ जो है दो तरह से होता है, एक होता है ओवी पैरस और एक होता है वीवी पैरस। समझ आ गया। ओवी पैरस का मतलब है एग, अंडे देते हैं, वहां डेवलप होता है, उसके बाद मतलब बॉडी से एक बाहर निकल गया, उसके बाद वो क्या करेगा, मुर्गी उसको हैच करेगी, तब जाके डेवलप होगा, उसको बोलेंगे हम ओवी पैरस। वीवी पैरस मतलब ये है कि मदर से जो है डायरेक्टली जो है जो बर्थ हो रहा है, समझिए जैसे हम देखते हैं मैमल्स का, उसको हम बोलते हैं वीवी पैरस। अब यहाँ पर क्या होता है, वीवी पैरिटी शो होती है, मतलब जब सीड जो है अपने ट्रीज पे है तो वो हैच कर जाएगा। मेरी बात समझ में गई। तो हम देखेंगे, ठीक है, सीड जर्मिनेट बिफोर फॉलिंग ऑफ, मतलब बीज नीचे गिरने से पहले ही जर्मिनेट कर जाएगा, हेल्पिंग देम सर्वाइव इन सेलाइन वाटर्स। मेरी बात समझ में गई। तो उसका मतलब वीवी पैरस ये शो करते हैं। सॉल्ट सिक्रीशन, ऑब्वियसली बात है, ये करते हैं, इनकी पत्तियां क्या होती है, देखो क्योंकि वो खारा पानी है, तो खारा पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें से एक्सेसिव सॉल्ट वो क्या है, बाहर फेंक देते हैं। मेरी बात समझ में गई। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए इनको बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। समझ में आ गया। सम स्पीशीज सिक्रीट्स एक्सेस सॉल्ट थ्रू लीव्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। ये उसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सॉल्ट टॉलरेंस, न्यूमेटोफोर्स, विविपैरिटी एंड सॉल्ट सिक्रीशन, ठीक है। बस पॉइंट्स लिख दो इसमें, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे में। इज इट क्लियर।
ठीक। नमक सहनशीलता, न्यूमेटोफोर, जीवंत प्रसव, नमक स्त्राव। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो आप। ठीक, मैंग्रोव कवर इन इंडिया। तो देखिए मैंग्रोव कवर इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लो उसको, इंपॉर्टेंट। India's mangrove cover is around 4.992 square kilometer, consisting of 0.15% of the country's total geographical areas। मेरी बात सुना रही? ठीक है, ये है लोकेशन ओडिशा भितरकनिका, आंध्र प्रदेश गोदावरी कृष्णा डेल्टा, गुजरात केरला एंड द अंडमान निकोबार। समझ में आ गया? The Sundarban, famous for the Royal Bengal tiger, is the largest contiguous mangrove forest in the world, while the Bhitarkanika का है in the Odisha, the second largest in India. Is it clear? ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स। ठीक है, मूंगे की चट्टान। अच्छा, हमने कोरल रीफ्स देख लिया था। क्या होता है कोरल रीफ्स? ये एनिमल्स होते हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं, और ये करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो एक आइलैंड टाइप का बना देते हैं। इज इट क्लियर? उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, या ध्यान देना, कोरल एनिमल्स हैं एंड जूजेंथेल एल्गे, बताया था ना, वर्क टुगेदर। कोरल्स प्रोवाइड शेल्टर, जूजेंथेल ऑफर्स एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? कोरल टाइप्स, हार्ड कोरल्स यही बनाते हैं कोरल रीफ्स, और सॉफ्ट कोरल जो होते हैं ऑब्वियसली बात है वो कोरल रीफ्स नहीं बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ डायरेक्टली अटैच टू द शोर, एग्जांपल अंडमान्स। समझ आ गया? एक पैच, पैच का मतलब होता है तुम्हारा इधर उधर ऐसे पाई जाती है पैचेस में। डिसकंटिन्यूअस पैचेस फाउंड इन पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। बैरियर रीफ ऑफशोर पैरेलल टू कोस्टल, एग्जांपल निकोबार लक्षद्वीप, and atolls, circular reefs formed from subsiding sea floor, example लक्षद्वीप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे। हिंदी में लिख देंगे, फ्रिंजिंग रीफ, पैच रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल। ठीक है, सहजीवी संबंध किससे? प्रवाल और जुजेंथेली शैवाल एक साथ काम करते हैं। प्रवाल आश्रय प्रदान करते हैं, जुजेंथेली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स इन इंडिया। ठीक है, अंडमान निकोबार में फ्रिंजिंग रीफ है, 500 आइलैंड्स, हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, फोटो खींच लें। हाई बायोडाइवर्सिटी। गल्फ ऑफ कच्छ में फ्रिंजिंग रीफ, लो डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। मेरीन नेशनल पार्क, समझ में आ गया? ठीक है ना, मेरीन नेशनल पार्क ध्यान। गल्फ ऑफ मन्नार में फ्रिंजिंग रीफ, 21 आइलैंड्स, रामेश्वरम टू कोटाकुडी।
ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप कोरल अटॉल 36 आइलैंड्स इनहैबिटेड, कोरल ब्लीचिंग बताया था। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? प्रवाल विरंजन। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? सपना बोलो, पढ़ाया था मैंने। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? इसको हम कोरल ब्लांचिंग भी कहते हैं। अभी कोरल ब्लीचिंग क्या था कि जब कोरल जो है उसकी जो कलरिंग जो है खत्म हो जाती है। अब कलरिंग किसकी वजह से होती है? ज़ूज़ेंथल एल्गी की वजह से होती है। जिस रंग का एल्गी होता है उस रंग का प्रवाल होता है, समझ आ गया। लेकिन अगर जो है क्या है, कोरल स्ट्रेस में है, मान लेते हैं क्लाइमेटिक चेंज या मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, स्ट्रेस में है, तो वो ज़ूज़ेंथल एल्गी को बाहर फेंक देता है और धीरे धीरे करके क्या होता है, वो डिसकलर्ड हो जाता है, समझ आ गया, उसकी ब्लीचिंग हो जाती है। और हम देखेंगे ऐसे में क्या हो जाएगा, उसके मरने के चांस बढ़ जाएंगे। हम ये तो नहीं बोलेंगे मर जाएगा, वो बढ़ जाएंगे उसके मरने के चांसेस, तो उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है ना। स्ट्रेस है, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, लाइट न्यूट्रिएंट, कोरल एक्सपेल्स ज़ूज़ेंथल, सिम्बायोटिक एल्गी टर्न्स व्हाइट, समझ आ गया कैसे आता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है, ब्लीच्ड। रिवर्सिबल इस स्ट्रेसेस शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए है तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मोर्टेलिटी, मतलब वो मर जाएंगे। बस में गई क्यों? क्योंकि ज़ूज़ेंथल एल्गी जो है क्या था, बना बुना खाना उसको दे रहा था, अब वो नहीं वो कर पाएगा, ठीक है। भारत में प्रवाल भीतियां, प्रवाल विरंजन, कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि उसके रीजन क्या है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया, अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, डिस्टर्ब्स कोरल एल्गी रिलेशनशिप, इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग अल नीनो इवेंट्स। अल नीनो इवेंट्स में क्या होगा, अल नीनो इवेंट्स क्या होगा, अल नीनो में इवेंट्स में क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर ऑफ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, समझ में आ गया, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वो तुम्हारा जो है वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मेरी बात समझ गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है ना, अगर जो है पीएच वैल्यू कम हो रही है, इसकी क्यों हो रही है, क्योंकि ओशंस ने ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे कि पीएच कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से, ठीक है ना, कैल्सिफिकेशन मतलब जो है कैल्शियम के जो कार्बोनेट का फॉर्मेशन कम देखा जाएगा, और वीक स्केलेटन हम पाएंगे इसमें, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा क्या है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, और वो क्या कर देते हैं, इसको रीफ को तोड़ देते हैं। मेरी बात समझ आ गई। देखें, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना आंधी तूफान आएंगे, जितना आंधी तूफान आएगा उतना जो है सी में स्टॉर्म, समझ में आ गया, आएगा, सी सर्ज, फिजिकल ब्रेक ऑफ रीफ्स और स्लो रिकवरी। ओजोन डिप्लीशन में भी क्या होगा, यूवी रेडिएशन ज्यादा आ रही है, समझ में आ गया, जो कि कोरल टिश्यूज को और एल्गी को नुकसान पहुंचाएगी। इज इट क्लियर? ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, मतलब ऑब्वियसली बात है, हम ज्यादा हमने फिशिंग कर दी है तो क्या हो जाएगा कि जो है ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। डायनेमिक फिशिंग डिस्ट्रॉयज रीफ्स। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, देखें, ये एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हम जो है क्या करें, इकोसिस्टम को बैलेंस करें, समझ में आ गया। मतलब जो है इतना है कि जिस फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 4 पेड़ हम लगा भी दें। 4 पेड़ क्यों? क्योंकि जब तक वो बड़े होंगे तब तक टाइम लगेगा, समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर हम फिश पकड़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा फिशेज ना पकड़ें, वरना क्या हो जाएगा, उसमें जो है क्या, जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और फूड चेन में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो ओवर फिशिंग भी एक रीजन इसमें देखी जाती है। इज इट क्लियर? प्रवाल विरंजन के कारण वैश्विक तापन, महासागर अम्लीकरण, विनाशकारी तूफान, ओजोन क्षरण, अति मत्स्य पालन और विनाशकारी मत्स्य पालन।
ठीक है। और रीजन क्या है? वाटर पोल्यूशन। समझ में आ गया? वाटर पोल्यूशन में क्या देखा जाएगा? हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स प्लस टॉक्सिन्स, एल्गी ब्लूम्स एंड स्ट्रेस रिड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, फिजिकल डैमेज, टचिंग एंकर्स, पोल्यूशन। समझ में आ गया? जैसे तुमने देखा होगा टूरिज्म में, ठीक है, कोरल्स को दिखाने के लिए ले जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तुम जाओगे तो अगर तुम देखोगे, वो बोलते हैं कि कोरल साइट सीइंग, तो समुद्र के अंदर तुम्हें ले जाएंगे ऐसे पहना करके, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं, लोग उनको ऐसे करके छूते होते हैं, इस तरह से ऐसे करके। समझ आ गया? तो वो क्या होता है, उससे नुकसान पहुंच रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब हम क्या क्या करना है, हमने ये करना है कि टूरिज्म हमारा चले, लेकिन क्या है, सस्टेन तरीके से चले, जो बायोडाइवर्सिटी को हम नुकसान ना पहुंचाए। मेरी बात समझिए। अब लोग अपनी फोटो खिंचाने के लिए जो है, समझ आगे ही करते हैं, तो उससे भी नुकसान देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द कोस्टल डेवलपमेंट एंड सेडिमेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, जितने भी जो है कोस्ट हैं, ठीक है, वहां पर अगर क्या हो रहा है, रिसोर्ट्स बन रहे हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री हो रही है, तो वो क्या करेगा, सेडिमेंटेशन को रोकेगा। तो सेडिमेंट स्मॉथर्स कोरल्स, ब्लॉक सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस, ब्लॉक सनलाइट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, कोरल माइनिंग, डायरेक्ट रिमूवल फॉर कंस्ट्रक्शन, सोवेनियर्स, हैबिटेट लॉस। तो कोरल की माइनिंग होती है। एक चीज ध्यान देना, जो तुम कैल्शियम टैबलेट खाते हो ना, खाते हो, वो कहाँ से आता है? ठीक है, वो तुम्हारा उसी कोरल से आता है। मेरी बात समझ गई? स्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। बोलते ना हम जो है कैल्शियम की गोलियां खाओ, ठीक है ना। तो कैल्शियम की गोलियां तुम पीछे देखोगे, उसमें पढ़ोगे, तो उसमें लिखा होगा कोरल्स, ठीक है ना, कोरल से आते हैं। तो वो जो हार्ड है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम गोली बना देते हैं और तब उसको हम खाते हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये भी चीज है। एपिजूटिक्स मतलब बीमारी लग गई है। एग्जाम्पल कोरल प्लेग, व्हाइट बैंड, उसमें बताया धीरे धीरे करके सफेद सफेद बैंड बनने लग जाते हैं। मेरी बात समझ की? सफेद बैंड बन रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, इसकी ब्लीचिंग चल रही है। तो उतने रीजन से क्या हो रहा है, वो यूजेंथेल एल्गे को क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है। तो इनकी अपनी बीमारी है। जेनोबायोटिक्स, देखिए जेनोबायोटिक्स वो सब्सटेंस हैं जो तुम्हारे बाहर से आए हुए, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, जो बाहर से आए हुए हैं और उस जगह के लिए वो हार्मफुल होते हैं। समझ में आ गया? टॉक्सिक सब्सटेंस, ऑयल, हेवी मेटल्स लाइक कॉपर, लोकलाइज्ड ब्लीचिंग। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमने पोल्यूशन किया और नदी जो है कहाँ छूट गई, समुद्र में छूट गई है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगे। तो हम देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, जेनोबायोटिक्स बोलेंगे। मेरी बात समझ गई? जो कि बाहर से आई है और वहां के ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये होता है। अब क्योंकि हमारी सारी नदियां पॉल्यूटेड हैं, सारी नदियां कहाँ गिर रही हैं, समुद्र में गिर रही हैं। तो सारा टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे बोल रहा है ऑयल, जैसे कि तुमने देखा होगा ऑयल स्पिल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल्स होता है, ठीक है। वहां से जो है वो ऑयल टैंकर आया, स्पिलिंग हो गई, तो वो क्या कर देता है, ये दिक्कत हो जाती है फिर। और हैवी मेटल्स, अब सारी जो इंडस्ट्री है मोस्टली वो क्या करती है, हैवी मेटल्स का यूज करती है। अगर हमने उसको अनट्रीटेड ढंग से जो है पानी में छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ आ गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बायो रिमीडिएशन, जैविक उपचार, ठीक है। बायो रिमीडिएशन, तो टॉपिक डालेंगे बायो रिमीडिएशन। देखें, बायो रिमीडिएशन में क्या होता है कि हम जो है ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, समझ में आ गया, जिससे कि इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कम हो। मेरी बात समझ, मतलब हमने क्या किया है, नेचर को ही यूज किया है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या, टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करने के लिए, ठीक है। तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई टू डिग्रेड एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। जैसे तुमने देखा होगा ऑयल स्पिल्स को जो है, ऑयल स्पिलिंग होती है, तो ऑयल स्पिल्स के लिए जो है खास जो है क्या है, बैक्टीरिया होते हैं। वो हमने क्या करना है, उसको उन बैक्टीरिया को छोड़ देना है और बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस ऑयल को कंज्यूम कर लेंगे।
तो हमारा समुद्र फिर से साफ हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो ध्यान देना, हमने क्या किया है, नेचर को यूज किया है एज एन स्कैवेंजिंग पर्पस। समझ में आ गया? नेचर को साफ करने के लिए उसको हम बोलेंगे बायो रिमीडिएशन। इज इट क्लियर? तो बायो रिमीडिएशन स्ट्रेटेजीज क्या है? पहला है इन सीटू टेक्निक्स, ऑन साइट ट्रीटमेंट। मेरी बात समझ आ गई? जैसे होता है बायो वेंटिंग, सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्टिमुलेट बैक्टीरियल ग्रोथ इन कंटामिनेटेड सॉइल। तो सबसे पहले ध्यान देना क्या आता है, बायो वेंटिंग। हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे उसको, जो है हम एयर देंगे, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी और हम देखेंगे जो हमारा कंटामिनेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके कंज्यूम होते चले जाएंगे। देन वी हैव बायोस्पैरेजिंग, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर टू एनहांस बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन ग्राउंड वाटर। समझ आ गया? क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो चुका है, तो हमने क्या करना है, समझा गया, हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर भेजना है। समझ आ गया? अंडर प्रेशर। समझ आ गया? तो उन्होंने क्या किया, जितना, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल गाजियाबाद और यहाँ पर जितना भी तुम्हारा पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो सब जो है हैवी मेटल से वो क्या हुआ है, टॉक्सिक बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम अंडर प्रेशर जो है उन ऑर्गेनिज्म को भेजेंगे, जिससे कि वो सारा हैवी मेटल्स को कंज्यूम कर ले। मेरी बात में गई? और हमारा नेचुरली पानी साफ हो जाए। तो ये अब ध्यान देना फ्यूचर की टेक्निक्स हैं और धीरे धीरे करके इनका यूज किया जा रहा है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है। बायो ऑगमेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अ साइट टू एनहांस डिग्रेडेशन। समझ आ गया? ठीक है ना? तो ये भी वही चीज है। तो ध्यान देना, बायो वेंटिंग, बायोस्पैरेजिंग और बायो ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ा देना। समझ आ गया? ऑगमेंट मतलब किसी चीज को इंक्रीज कर देना। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां छोड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिग्रेडेशन और ज्यादा फास्ट हो गया। डिग्रेडेशन पहले भी होना था, लेकिन जो है अब ज्यादा वो इनहैंस हो गया। समझ आ गया? इसको नोट कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछ सकते हैं तुमसे। ठीक है, जैव उपचार। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम विषैले रूपों में विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग कहलाता है जैव उपचार। जैव उपचार रणनीतियां क्या है, स्थलीय टेक्निकें, ठीक है, ऑन साइट उपचार, बायोवेंटिंग, बायोस्पाजिंग और बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, एक्स-सी2। एक्स-सी2 का मतलब होता है बाहर से। ठीक है, देखें, एक्स-सी2 सबसे पहला आया हमारा लैंड फार्मिंग, एक्सकेवेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल spread over beds and tilled periodically for degradation। उसको नोट कर लो। ठीक है, बायोपाइल्स, इंजीनियर्ड एरेटेड पाइल्स फॉर पेट्रोलियम हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रीटमेंट, जो मैंने तुम्हें बताया था अभी। ठीक है, बायो रिएक्टर्स, इंजीनियर्ड सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग कंटामिनेटेड मटेरियल्स एंड कंपोस्टिंग। ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नोट कर लो। ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर? ठीक है, ये है। हिंदी में लिखेंगे भूमि कृषि, दूषित मिट्टी की खुदाई करके उसे, ठीक है, क्यारियों पर फैलाया जाता है और अपघटन के लिए समय समय पर जुताई की जाती है उसकी। इज इट क्लियर? जैसे तुमने देखा होगा कि सारे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, लैंड पे अपना डिग्रेड कर, मतलब लैंड पे वो डंप करती है। जैसे तुमने देखा होगा हमारे लैंडफिल्स होते हैं ना, लैंडफिल्स क्या होते हैं, जो कूड़े के ढेर जो है, समझ आ गया? उससे क्या होता है कि जो है सॉइल की ऊपर वाली लेयर खराब हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये तभी तुमने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कई तरह के डस्टबिन रखे होते हैं, ग्रीन कलर का, समझा, रेड कलर का। तो एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल।
तो इस तरह से हम क्या करें, उसको हम सेग्रीगेट करें। तुमने देखा होगा वो जो सुबह सुबह आता है, वो जो समझ आ गया, गाड़ी वाला जो कूड़े वाला, ठीक है ना, वो बोलता है सोर्स सेग्रीगेशन करें। समझ आ गया, मतलब जो है डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स को हम अलग अलग करें, एक साथ ना करें कि भैया हमको क्या करना चाहिए, अब भैया ये जो है ऐसा है इस तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं सारा सारा कूड़ा हम एक साथ ही दे देते हैं। समझ आ गया, तो जिससे क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम अलग से वो करें, उसका अलग से ट्रीटमेंट करें। बाकी जो तुम्हारा जो है जो भी फूड प्रोडक्ट्स है जैसा भी है, वो तो क्या होता है डिग्रेड हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया, लेकिन दिक्कत आती है जैसे हैवी मेटल्स, समझ आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की लेयर कंटेमिनेट हो जाती है। तो उस चीज को जो हमने क्या करना है, उसको हमने ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ लैंड फार्मिंग। समझ आ गया, उस मिट्टी को लेंगे ऐसे बिखेर देंगे, ठीक है, तब जाकर के उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और तब वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मेरी बात समझ गई। देखो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो है धीरे धीरे करते करते पहले ऊपर पोल्यूट होगा, जब बारिश होगी वो सारे सारे हैवी मेटल्स कहाँ परकुलेट कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कहाँ पर, तुम्हारे अंडरग्राउंड वाटर में, और हमारा सारा जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि लैंड जो फार्मिंग है बहुत अच्छा जो है वो टेक्निक है। देन यू हैव द बायोपाइल्स इंजीनियर्ड, ठीक है ना, एरेटेड मतलब हवादार, ठीक है ना, पाइल्स फॉर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन ट्रीटमेंट, ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया है। ठीक, जैसे हम देखते हैं ना कंपोस्टिंग, जैसे देख तुमने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, सुना है तुमने, वर्म से जो है, ठीक है ना, तो एक तो वर्मी कंपोस्ट होगा, और यहाँ पर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं। समझ आ गया, विद द हेल्प ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया से हम कर रहे हैं, ठीक है। फाइटो रिमीडिएशन, फाइटो मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट से जो है हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट से, ठीक है, जैसे कि फाइटो एक्सट्रैक्शन, प्लांट्स एक्यूमुलेट कंटामिनेटेड इन रूट्स एंड शूट्स। मेरी बात तुमको समझ आ गई। अच्छा, हमने पढ़ा था बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन कि मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे किस तरह से कंटामिनेंट्स आते हैं। तो क्या होगा कि हमने क्या करना है, प्लांट्स को बो देना है, तो उनकी सारी रूट्स और शूट्स में वो आ जाएगा, और उसको हमने वहां से निकाल लेना है। तो जो मिट्टी में जो हमारे थे वो अब कहाँ जाएंगे, वो रूट्स और शूट्स में जाएंगे। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन, समझ में आ गया, प्लांट क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देन यू हैव फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऑब्वियसली बात है प्लांट क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कंटामिनेंट इनटू स्टेबल एंड नॉन टॉक्सिक फॉर्म। इज इट क्लियर, ठीक है, क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदल रहे हैं उसको, कंटामिनेंट्स को स्टेबल, समझ आ गया, और नॉन टॉक्सिक फॉर्म में वो बदल देंगे। तो ये टेक्निक है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। देन यू हैव द फाइटो स्टेबलाइजेशन। अच्छा, ये होगा कैसे, ये तो क्या होता है, ये तुम्हारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तुम्हें सिखाते हैं। अब क्योंकि हमने इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, मेरी बात समझ कि 4 साल की इंजीनियरिंग तो हमने करनी नहीं है, ठीक है ना, किस तरह से क्या होगा वो चीज़ें हैं, बस हमने यहाँ पर देखना है क्या चीज़ होती है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में क्या होता है टर्म्स आएंगे। मेरी बात समझिए क्या होता है, कैसा होता है, मेरी बात समझ, प्रोसेस क्या है, किस तरह से है, तुमने उसमें दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं है। समझ आ गया नंदिनी, ठीक है, ये है राइजो डिग्रेडेशन, समझ आ गया, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कंटामिनेंट्स बाय प्लांट्स रूट्स और एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने देखा था ना क्या, राइजोबियम, ठीक है ना, तो उसके थ्रू। तो नेक्स्ट यू हैव राइजोफिल्ट्रेशन, अपटेक ऑफ कंटामिनेंट्स बाय प्लांट रूट्स इन वाटर, एग्जांपल वेटलैंड्स। मेरी बात में आ गई, मतलब वो फिल्टर करेगा उसको। माइको रिमीडिएशन, माइको मतलब जहां भी वर्ड आएगा, माइको मतलब होता है फंगस, क्या होता है, फंगस। इसका मतलब हम फंगस, यहां से देखना हम क्या कर रहे हैं, प्लांट से कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइको मतलब फंगस से हम उसका जो है उपचार कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले माइको फिल्ट्रेशन, बिल्कुल, फंगस फिल्टर टॉक्सिक वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, जरा ध्यान नहीं देना इस पे इतना, बस क्या है, माइको फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है किससे, फंगस से, कवक से, ठीक है जी। पादप उपचार, पौधों का उपयोग, पादप निष्कर्षण,
पादप रूपांतरण, पादप स्थिरीकरण, राइजो डिग्रेडेशन और राइजो फिल्ट्रेशन। फफूंद उपचार, समझा गया? फफूंद उपचार मतलब हम देखेंगे कवकों का उपयोग, ठीक है, ये चीज है। तो दिस इज योर बायो रीमीडिएशन। फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? कितना डाइवर्स है, बायोलॉजिकली कोई चीज कितनी डाइवर्स है। अगर आम है तो कितने तरह के आम है, अगर जानवर है तो कितने तरह के जानवर हैं, और अगर प्लांट्स है तो कितने तरह के प्लांट्स हैं। और अगर मान लेते हैं एक, मान सपोज करो बहुत तरह के प्लांट्स हैं, और हम देखेंगे उस प्लांट्स में अगर कोई स्पीशीज है तो उसकी जो है सब स्पीशीज कितने तरह की है। मेरी बात समझ, जैसे हम देखेंगे कि रोज है, तो अब कितने तरह के रोज हैं वो भी हम देखेंगे। मेरी बात समझ गई? तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि कितने प्लांट्स हैं या कितने तरह के प्लांट्स हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये खुल क्यों रहा भाई? ठीक है, किसी तरह के प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एक जगह पे तुम्हारा जो है आम का पेड़ भी हो रहा है, कटहल का पेड़ भी हो रहा है, ये पेड़ भी हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, तो हम देखेंगे प्लांट्स बहुत ज्यादा है, डाइवर्स है। अब हम देखेंगे कि जो है अगर आम का पेड़ हो रहा है तो आम का कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह के आम हो रहे हैं, ये चीज है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पर एनिमल्स हैं तो कितने तरह के एनिमल्स हैं, उसमें तुम्हारे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, तरह अलग तरह के हैं। फिर हमने देखना है मैमल्स में भी अब कितने तरह के मैमल्स हैं। मेरी बात में गई, ये हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं तुम्हारे। अब उसमें भी हम देखेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है तो एलिफेंट कितने तरह के हैं। मेरी बात मुझ समझ आ गई? या अगर वुल्फ है तो वुल्फ कितने तरह के वुल्फ पाए जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे बायो डाइवर्सिटी, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। खुल नहीं रहा भाई। जैव विविधता, ठीक है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग स्पीशीज, जेनेटिक वेरिएशन, समझ आ गया, जीन्स कितना वेरी कर रहा है, एंड इकोसिस्टम, इट इंक्लूड्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। पृथ्वी पर जीवन की विविधता जिसमें प्रजातियां, अनुवांशिक भिन्नताएं और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, ठीक है ना, इसमें जीवों, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के बीच अंतर संबंध शामिल है। अब देखें, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, समझ आ गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।